हेलो बच्चों, कैसे हो। आज अपना टॉपिक है क्लास 11th और 12th के लिए हिंदी में अपठित गद्यांश बोध। एक पैराग्राफ आता है जो अपठित होता है। अपठित से मतलब है बुक में हमने पहले सिलेबस में पहले नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नया पैरा आता है एकदम से, और उसके ऊपर उसको सीमित समय में, लिमिटेड समय में समझना और उत्तर देना, जवाब खोजना। इसमें हम कितने दक्ष हैं, तो हमारे बोध का, अपठित बोध का परीक्षण होता है। तो 4-5 अंक का ये आता है। इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी हो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात है, जो अपठित गद्यांश है, अपठित को 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ें। देखिए, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 2 से 3 बार ही पढ़ें। ये बच्चे के IQ, समझ, बोध, स्पीड, इन सब पर निर्भर करता है। हम 1 या 2 बार में भी समझ सकते हैं, 2 से 3 बार में भी समझ सकते हैं। दूसरी बात, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो साथ साथ उसके जो मुख्य भाव हैं, पैरे में मुख्य भाव या बिंदु हैं, या फिर बिंदु, उनको रेखांकित करते चलें। ध्यान रखें कि कोई खास बात उसमें आती है, मूल भाव। वैसे उदाहरण वगैरह तो आते ही रहते हैं, लेकिन मूल भाव वगैरह जो है उसको रेखांकित कर दें। तीसरी बात है, जो कठिन शब्द आते हैं, बड़े शब्द, कठिन शब्द या गंभीर शब्द, उनको रेखांकित करें और उनका संदर्भ, वो किस संदर्भ में कहे गए हैं, किस वास्ते से कहे गए हैं, और अर्थ वगैरह ध्यान में रखें या सोच लें। चौथी बात क्या है कि जो गद्यांश होता है उसका एक केंद्रीय भाव होता है, उसको खोजने की कोशिश करें। क्यों? देखिए, जो गद्यांश लेखक है या गद्यांश जो दिया गया है उसमें इधर उधर की बातें भी होती हैं, लेकिन सारी बातें मिलकर के एक निचोड़ देती हैं, हमें एक निष्कर्ष देती हैं, एक संदेश या मैसेज देती हैं। वही केंद्रीय भाव है और उसको हमने पकड़ना है। क्यों? कि हमें शीर्षक बताना है, क्योंकि हमें शीर्षक बताना है। प्रायः शीर्षक पूछा जाता है, तो शीर्षक जो है उस पर हमारा ध्यान तभी जाएगा जब हम उसके केंद्रीय भाव को समझ पाएंगे। अब शीर्षक को कैसे निर्धारित करेंगे? एक तो केंद्रीय भाव, उस पूरे पैरे का क्या संदेश, मैसेज निकलता है, भाव निकलता है, इससे हम शीर्षक तय कर पाते हैं। एक होता है कभी कभार, हमेशा तो ऐसा नहीं होता, कभी कभार या तो आरंभ में, आरंभ की पंक्ति में, या फिर अंत की पंक्ति में शीर्षक मिल जाता है, लेकिन ऐसा 100% नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है। और शीर्षक के बारे में जो है हमें 1-2 चीज़ें और भी ध्यान रखनी है। क्या? कि शीर्षक जो है छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा शीर्षक नहीं होना चाहिए, लेकिन छोटे के साथ साथ संपूर्ण प्रतिनिधित्व वाला होना चाहिए। मान लीजिए किसी चीज़ के गुण बताए गए हैं, तो शीर्षक में हम उसके सिर्फ गुणों के बारे में लिखें, न कि दोष का भी शीर्षक बनाएं। और अगर गुण और दोष दोनों बताए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम शीर्षक सिर्फ गुण के बारे में बना दें और दोष को छोड़ दें। यानी शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि पैरे में आए हुए सारे जो केंद्रीय भाव हैं, जो मुख्य भाव हैं, मुख्य विचार हैं, वो एक बिंदु में भी हो सकते हैं, 2 में भी हो सकते हैं, उनको, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए। हर बिंदु को शीर्षक में डालना संभव नहीं होता, लेकिन जो मुख्य बात है वो ज़रूर आनी चाहिए। मतलब छोटा सा एक उदाहरण देखिए, हम
मान लो विज्ञान के लाभ हम लिखते हैं किसी पैरे में, विज्ञान के लाभों की चर्चा की गई 10 लाइन में, तो उसका शीर्षक विज्ञान के लाभ हो गया। विज्ञान के लाभ और हानि नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम 2 पैरे बनाएं, एक में विज्ञान के लाभ और एक में विज्ञान की हानियाँ भी बताएं, फिर शीर्षक होगा विज्ञान के लाभ और हानियाँ, और तभी ये शीर्षक जो है पूरे पैरे का प्रतिनिधित्व करेगा। तो यही फार्मूला यहाँ हमने अप्लाई करना है। ठीक है। इसके अतिरिक्त छठी बात आपने क्या ध्यान में रखनी है, वो ये है कि ज़्यादातर जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर जो अनुच्छेद है उसके अंदर ही मिलेगा, एक आध को छोड़कर। तो हमें ध्यान रखना है किस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम जो अपठित गद्यांश है उसको समझ सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं। ठीक है। और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि एक अपठित जो गद्यांश है उसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे अंदर क्या क्या कौशल होने चाहिए। जैसे एक तो एकाग्रता, पढ़ते समय हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। एक है जो मूल भाव होते हैं उनकी स्पष्टता हमारे दिमाग में आनी चाहिए। स्पष्ट रूप से हमें पकड़ना है कि इसके मूल भाव क्या हैं। एक है जो बात आई है उसकी विवेचन क्षमता, माने हमारे अंदर सोचने, विचारने, चिंतन मनन करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर पहरे में नहीं होता। कुछ उत्तर हमें पहरे से सांकेतिक रूप से निकालने पड़ते हैं। तो हमारा विवेचन क्षमता जो है वो होनी चाहिए। तीसरी है अभिव्यक्ति की जो है क्षमता होनी चाहिए। यानी कई बार उत्तर होता है, उसको लिखने के लिए हमारे पास सेंटेंस नहीं होता है, शब्द नहीं होते हैं या प्रॉपर शब्द नहीं होते हैं, तो अभिव्यक्त करने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम वाक्य में शब्दबद्ध कर पाएँ उस उत्तर को। ठीक है। और विषय की स्पष्टता भी होना ज़रूरी है। विषय की स्पष्टता क्यों? हम जो उत्तर दे रहे हैं उससे पढ़ने वाले जो टीचर हैं उसको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने सही उत्तर दिया या गलत हुआ। गोलमोल नहीं लिखना है, स्पष्ट बातें लिखनी हैं। ठीक है। और लेखन क्षमता तो होना ही ज़रूरी है। लेखन क्षमता से क्या मतलब है? वाक्य गठन तो है ही, उसके साथ साथ वर्तनीगत अशुद्धियाँ न हों, ये सारी चीज़ें जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। तभी हम जो है एक अच्छा अपठित गद्यांश का जो है उसको सोल्व कर पाएंगे। अब मैं उदाहरण के रूप में एक पैरा आपके सामने दिखाता हूँ, उसको आपने ध्यान से पढ़ना है। अकेलेपन की समस्या आज के मशीनी युग में बढ़ती जा रही है। यह समस्या घर, परिवार और समाज में प्रत्येक स्थान पर मुंह खोले दिखाई देती है। यह अकेलापन मनुष्य की नियति बन करके, भाग्य बन करके उसे ग्रसित कर रहा है। तो मुख्य बिंदु आपने नोट करने हैं। इसका कारण चाहे विघटित होते हुए संयुक्त परिवार हो, चाहे पारस्परिक संबंधों में विच्छिन्नता हो, चाहे मशीनी सभ्यता का प्रभाव हो या फिर पुराने जीवन मूल्यों का खंड खंड होकर बिखर जाना हो, परंतु वास्तविकता को किसी भी दशा में नकारा नहीं जा सकता कि आज यह अकेलेपन की समस्या जो है धीरे धीरे अपने प्रभाव अनुपात में वृद्धि कर रही है और आगे बढ़ रही है। आज पारिवारिक संबंधों में भी औपचारिकता घर कर चुकी है, यानी पारिवारिक संबंध महज औपचारिक रह गए हैं। हम में से न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बताएं या न बताएं पर कहीं न कहीं किसी न किसी सीमा तक अकेलेपन की समस्या से त्रस्त हैं। तो ये पैरा है, इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है जैसे मशीनी युग में कौन सी समस्या बढ़ती जा रही है, तो बिल्कुल शुरू में ही है, मशीनी युग में जो है अकेलेपन की समस्या बढ़ती जा रही है। और यहीं से इसका शीर्षक भी हमें मिल जाएगा कि अकेलेपन की समस्या। आज के पारिवारिक संबंध कैसे हो गए हैं, तो लगभग लास्ट में आया था आज पारिवारिक संबंधों में औपचारिकता घर कर चुके। तो हम कह सकते हैं आज के जो पारिवारिक संबंध हैं वो औपचारिक हो चुके हैं। देखो
अनुच्छेद आधारित क्वेश्चन हर बच्चे के 100% एक जैसा उत्तर नहीं होता है। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि आज के पारिवारिक संबंध जो है उनमें विघटन हो गया है, विच्छिन्नता आ गई है और औपचारिक भर रह गए हैं। तो ये अपना अपना तरीका होता है उत्तर देने का। अकेलेपन के जो है वो मुख्य कारण कौन कौन से हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें आई हैं कि परिवारों का विघटित होना, पारस्परिक संबंधों में विच्छिन्नता आना, मशीनी सभ्यता का प्रभाव, ये सारे जो अकेलापन है उसके कारण हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि विघटित परिवार किसे कहते हैं। तो विघटित परिवार कौन से होते हैं, यहाँ आया था कि जो संयुक्त परिवार होते हैं उनका टूट जाना जो है वो विघटित परिवार कहलाता है। इसके बाद जो है लास्ट में क्वेश्चन शीर्षक का है, तो शीर्षक पूरे पैरे में क्या है, अकेलेपन की समस्या या विघटित होते हुए परिवार की समस्या जो है वो, जो शीर्षक है वो हमेशा इस तरह लिखना चाहिए कि उक्त अनुच्छेद का शीर्षक यह हो सकता है। उसमें आप एक शीर्षक भी लिख सकते हो और संभावित 2 शीर्षक भी लिख सकते हो। तो यहाँ आप अकेलेपन की त्रासदी भी लिख सकते हो, अकेलेपन की समस्या भी लिख सकते हो। ठीक है।